नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं अध्याय 3। और अध्याय 3 जो है उसके कुछ प्रश्न हमारे रह गए थे जो कि पाठ्य पुस्तक के अंदर है। तो पेज नंबर 45 पे कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए जो। अब क्या क्या पूछा इसके अंदर देखिए। कमरे के ताप पर द्रववती हो तो इसका जवाब मरकरी होगा। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चाकू से काटा जा सकता हो तो आप जानते हो ये पोटेशियम और सोडियम होती हैं, ठीक है। और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो होती है वो अर्जेंटम होती है, चांदी। और ऊष्मा की जो कुचालक होती है वो होती है मरकरी और पारा। ये कुचालक होते हैं। तो इनके जवाब देखिए क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मरकरी, और चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर और जो कॉपर हैं जो ऊष्मा के सबसे चालक हैं। क्योंकि अर्जेंटम को हम काम में नहीं लेते हैं तो इसकी सेकंड चॉइस हमारी कॉपर होती है। और ऊष्मा की कुचालक जो होती हैं वो होती है लेड और मरकरी। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। आघातवर्धनीय और तन्य का अर्थ बताइए। तो आघातवर्धनीय और तन्य का अर्थ इस प्रकार है। आघातवर्धनीय, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्रिया को आघातवर्धनीयता कहते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर के पिछले वीडियो में कम्प्लीटली पढ़ लिया था। तन्य का अर्थ होता है धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्य कहते हैं। अर्थात धातु को पतले तार के रूप में बदला जा सकता है तो उसे तन्य कहा जाता है। लौटते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न जो है वो हमारे पेज नंबर 51 पे है। क्या क्या देखिए, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो ये प्रश्न है और इसका आंसर हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो खुले में रखने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। तो पीछे जो पेज नंबर पे जो प्रश्न थे वो सारे आपको करने थे, और ये जो पहला प्रश्न है ये भी आपको करना है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है, निम्न की रासायनिक समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन की। तो भाप के साथ आयरन की, इसका अर्थ ये हुआ कि ये रहा आयरन Fe, और भाप के साथ का मतलब हुआ इसकी H2O से अभिक्रिया करवानी। जब H2O से कराएंगे तो जंग लगेगा, यानी Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लेंगे और यहाँ 4 लेंगे और यहाँ 4 लेंगे, तो ये संतुलित हो जाएगी। ये समीकरण आपको यहाँ लिखनी है। यहाँ पर एल्यूमिनियम की है जो कि आपको नहीं लिखनी है। तो लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करता है, जो कि हमने अभिक्रिया लिख दी है। दूसरा पूछा है कि कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा। तो कैल्शियम ऊष्मा का हाइड्रोजन के प्रज्वलन के लिए प्राप्त नहीं होती, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। हमें यह बताना है कि कैल्शियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। इसके साथ पोटेशियम भी है तो पोटेशियम की अभिक्रिया भी करवा देते हैं। जबकि पोटेशियम ठंडे जल से अभिक्रिया तेजी से करता है। यह अभिक्रिया इतनी तेज और ऊष्माक्षेपी होती है, इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है, यानी जल जाता है। तो पोटेशियम की अभिक्रिया जल से कराई तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और यहाँ हाइड्रोजन गैस बन गई और ऊष्मा का निर्माण हो गया। ये प्रश्न आपको करना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हो, इस प्रश्न को समझिएगा कि ABCD 4 धातुओं के नमूने को लेकर एक एक करके निम्न विलीन में डाला जाता है और प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार सारणीबद्ध किया गया है। अब इस सारणी को अच्छे से देखिएगा। धातु A जो है उसको आयरन सल्फेट में डाला गया, यानी FeSO4 में डाला गया, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 है, और जिंक सल्फेट ZnSO4 है, और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि A धातु को जब आयरन सल्फेट में डाला तो उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ, यानी कोई अभिक्रिया नहीं हुई, लेकिन ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार समझेंगे। देखिए, जो हमने धातु की सक्रियता सारणी पढ़ी थी उसमें था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, ठीक है। उसके बाद के हम लें तो Pb, कॉपर, ठीक है, हाइड्रोजन भी आ जाएगा इससे पहले, और Ag, Au, यहाँ पर ये मान लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि A जो धातु है वो आयरन को विस्थापित नहीं कर रहा है, यानी ये रहा आयरन, इसको विस्थापित नहीं कर रहा है, लेकिन कॉपर को विस्थापित कर रहा है। इसका मतलब ये जो A धातु है वो क्या होना चाहिए, वो Fe को नहीं कर रहा है लेकिन Cu को कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, Pb या H, क्योंकि ये ऊपर आते हैं कॉपर से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ इन तत्वों में से कोई एक तत्व हो सकता है। B तत्व जो है वो तो आयरन को भी विस्थापित कर देता है, मतलब इसको विस्थापित कर देता है, और जब आयरन को विस्थापित कर देता है इसका मतलब वो जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो
तो इनमें से जब कोई भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा क्रियाशील है। देखिए ये सबसे ऊपर में से कोई तत्व है और ये आगे वाले में से, तो क्रियाशील कौन सा हुआ? सबसे ज़्यादा क्रियाशील बी हुआ, उसके बाद ए हुआ। और तीसरा उदाहरण देखें तो तीसरे उदाहरण में क्या हो रहा है देखिएगा, तीसरे उदाहरण को देखने पर सी, ये आयरन को विस्थापित नहीं कर रहा है, ये कॉपर को विस्थापित नहीं कर रहा है, ये जिंक को विस्थापित नहीं कर रहा है, ये सिल्वर ए जी को विस्थापित कर रहा है। इसका मतलब ये सबसे लास्ट का कोई तत्व है जो ए जी से जस्ट ऊपर आता हो, वो वाला तत्व है कोई, ठीक है। यानी ये बी से नीचे है। और डी जो होता है वो किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सबसे लास्ट वाला हो सकता है ए यू, ओरम, क्योंकि ओरम न तो जिंक सल्फेट को विस्थापित कर सकता है, न सिल्वर नाइट्रेट को, ना ही कॉपर सल्फेट को, ना ही आयरन सल्फेट को। अब प्रश्न क्या पूछा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु बी होगी। क्यों? क्योंकि फेरम को विस्थापित कर देती है। जो फेरम को कर देती है इसका मतलब फेरम के ऊपर है। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, क्या होगा? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो कॉपर को क्या कर देगा? वो विस्थापित कर देगा, ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर देगा। और धातु ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटता क्रम बनाते हैं इनका, ये रहा इनका घटता क्रम। सबसे ज़्यादा क्रियाशील बी, उसके बाद में ए, उसके बाद में सी और सबसे लास्ट में होता है डी। ये हो गया इनकी अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, ठीक है भाई। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो ये ऊपर वाला जो प्रश्न था वो आपको नहीं करना था, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलेगी? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। हमें पता है धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और लवण बनाते हैं। आपको अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्रश्नावली ली थी हमने, उस प्रश्नावली के अंदर हमने तनु अम्ल भरा था और फिर इसके अंदर जिंक के दाने डाले थे। तो एक यहाँ से प्रश्नावली हमने लगाई थी, तो बुलबुलों के रूप में गैस निकल रही थी, वो गैस हाइड्रोजन थी, ठीक है। तो धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये रही अभिक्रिया, लोहे की अभिक्रिया H2SO4 से कराई तो H2SO4 और ये बन गई हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है, देखिए पांचवा प्रश्न है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये रहा जिंक, इसको फेरस सल्फेट के साथ रखा गया है तो ZnSO4 और Cu को अलग करता है। देखिए इसमें आयरन सल्फेट बोला था, यहाँ Cu गलत लिखा है, यहाँ Fe आएगा, ठीक है, Fe, ठीक है। तो ये जिंक जो है वो फेरम को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो ये प्रश्न भी आपको करना है, अच्छा प्रश्न है। आगे और भी बहुत सारे प्रश्न पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।